गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल का पाठ 7 पार्ट 1 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो जो कि चैप्टर में दिया गया राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसमें परिवहन और संचार ये किसी भी देश की जीवन रेखा होती है। जैसे जब तक सांस चल रही है हमारा आपका जीवन है, सांस खत्म तो दुनियादारी खत्म। उसी तरह ये जो इकोनॉमिकल सेक्टर है, अर्थव्यवस्था है, यह परिवहन और संचार दो ऐसे सेक्टर हैं, क्षेत्र हैं जो कि इनको जीवंत रखते हैं और इनके बहुत बड़ा योगदान दिखाई पड़ता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही उन्नत मानी जाती है जितना कि वहाँ पर परिवहन के साधन हो और संचार के साधन उन्नत हो, क्योंकि कंपनियों में बने हुए माल को विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने तथा कंपनियों में विभिन्न देश के दुनिया के विभिन्न भागों से रॉ मटेरियल्स को कंपनियों तक पहुंचाने का कार्य परिवहन के माध्यम से होता है तथा सूचनाओं का आदान प्रदान तीव्र गति से संचार के माध्यम से होता है। तो हम पहले आज बात करेंगे भारत में परिवहन के साधन। तो सबसे पहली बात है परिवहन क्या है। गुड्स को, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आने और ले जाने वाले संसाधन परिवहन के संसाधन कहलाते हैं, साधन कहलाते। वे सभी साधन जिनके द्वारा हम अपने सामानों को, व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं तथा वहाँ से उनको लाते हैं, मनचाही वस्तुओं को लाते हैं तथा मनचाही वस्तुओं को दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये सब संसाधन परिवहन के साधन कहलाते हैं। भारत में परिवहन के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आपको परिलक्षित होता है। स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो मूलतः परिवहन के साधनों को 3 भागों स्थल, जल और वायु परिवहन के रूप में बांटा जाता है। स्थल परिवहन को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइप लाइन। जल परिवहन को भी 2 भागों में बांटते हैं, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। तथा वायु परिवहन को भी घरेलू वायु परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के रूप में बांटा गया है। वापस वायु परिवहन को, घरेलू वायु परिवहन को भी 2 भागों में बांटते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्र। तो अब हम एक एक करके विभिन्न परिवहन के साधनों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्थल परिवहन के बारे में देखते हैं और स्थल परिवहन में भी आता है सड़क परिवहन। स्थल परिवहन का पार्ट सबसे महत्वपूर्ण वो है सड़क परिवहन। भारत
विश्व के उन देशों में शामिल है जहां सड़कों का जाल सबसे ज़्यादा है। भारत में सड़कों का जाल लगभग 23 लाख किमी से भी अधिक क्षेत्र में फैला है, जिनमें एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय और राजमार्ग, माध्यमिक या क्षेत्रीय सड़कें और अन्य शहरी व ग्रामीण सड़कें शामिल की गई हैं। रेलवे की तुलना में सड़क परिवहन का महत्व बढ़ रहा है। भारत में सड़क परिवहन का महत्व निम्नलिखित कारणों से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रेलवे लाइनों की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम आता है, अर्थात रेलवे लाइनों की तुलना में कम खर्च करके सड़कों को बनाया जा सकता है। सड़कों को असमान सतहों, पहाड़ियों और पहाड़ों पर बनाया जा सकता है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसे सड़कें जो होती हैं हमको आपको रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या पत्तनों तक पहुंचाती हैं। उन स्थानों तक हम किसके माध्यम से पहुंचते हैं? सड़कों के माध्यम से ही पहुंचते हैं। क्षमता के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण। भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें 6 भागों में बांटा जाता है। स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने के लिए 6 लाइन वाली महाराजमार्गों की योजना प्रारंभ की थी। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटीज को परिवहन के साथ जोड़ना था। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को आपस में जोड़ते हैं। यह देश का प्राथमिक सड़क तंत्र है। इसके निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निभाई जाती है। राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े कुछ तथ्य इस प्रकार है। शेरशाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसको आजकल कहते हैं, जो कि पेशावर से कोलकाता तक जाता है। भारत में NH नेशनल हाईवे 1 एवं NH2 नेशनल हाईवे 2 का मिला जुला रूप। जो जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड पेशावर से कोलकाता तक जाता है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। भारत में आज भी NH1 और NH2 का मिला जुला रूप है। और NH15 थार के मरुस्थल से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH31 एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग NH7 को ग्रेट दक्कन रोड भी कहते हैं। NH7 को ग्रेट दक्कन रोड के नाम से भी जाना जाता है। राजमार्ग की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राजमार्ग कहलाती हैं। राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में इन सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार के अधीन है। जिला सड़क जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालयों से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। अन्य सड़कें
सड़कें होती हैं जो गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित है, जिससे इन सड़कों के विकास को प्रोत्साहन मिला है। सीमावर्ती सड़कें या सीमांत सड़कें, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना सन 1960 में हुई थी। पदार्थ के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण। कोई सड़क किन पदार्थों के उपयोग से बनाई गई है, इस आधार पर सड़कों को वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें, ये सीमेंट, कंक्रीट या कोयले की कोल तार से बनाई जाती हैं, इसलिए ये 12मासी अर्थात सभी मौसम के लिए अनुकूल होती हैं। इनका किसी भी मौसम में उपयोग किया जाता है। कच्ची सड़कें मिट्टी से बनी होती हैं और इनका उपयोग सूखे मौसम में किया जाता है। सड़क घनत्व, प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। सड़कों का घनत्व जम्मू कश्मीर में 12.14 किमी प्रति 100 वर्ग किमी से केरल में 517.77 किमी प्रति 100 वर्ग किमी तक है। 31 मार्च 2011, जबकि 31 मार्च 2011 के अनुसार सड़कों का औसत राष्ट्रीय घनत्व 142.68 किमी प्रति वर्ग किमी। सड़क परिवहन की समस्याएं। आधे से अधिक सड़कों का कच्ची सड़कों के रूप में होना, बरसात के समय सड़कों का सीमित उपयोग, शहरी क्षेत्रों की सड़कों का अत्यंत तंग व सकरा होना, कुछ स्थानों पर बने पुल और पुलिया काफी पुराने हो गए। सड़कों में समस्याओं के सुधार के लिए उपाय। सड़कों का विस्तार और रखरखाव देश में उपलब्ध विशाल जनसंख्या के आधार पर करना चाहिए। देश में पहले से उपलब्ध सड़कें जो जर्जर व्यवस्था में हैं, उनकी मरम्मत की ओर ध्यान देना चाहिए। सड़कों पर से गैर कानूनी अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए, जिससे कि उनका चौड़ीकरण किया जा सके। 2 अलग अलग राज्यों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए राज्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेल परिवहन। भारत में परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का दूसरा प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। भारतीय रेल परिवहन की मार्गीय लंबाई 64,460 किलोमीटर है, जिस पर 7,133 स्टेशन है। भारतीय रेल परिवहन को 16 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारतीय रेल परिवहन के 3 गेज, बड़ी लाइन, मीटर लाइन एवं छोटी लाइन है। भारतीय रेल परिवहन देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी, जिसकी कुल दूरी 34 किलोमीटर थी। भारत में रेल यातायात का महत्व। भारत में रेल परिवहन यातायात का महत्वपूर्ण साधन हो। भारत में रेलवे का आर्थिक महत्व है। रेल परिवहन द्वारा औद्योगिक विकास को गति मिली है। कच्चे माल को उत्पादन केंद्रों तक तथा निर्मित माल को उत्पादन केंद्रों से विपणन केंद्रों तक लाने ले जाने का काम रेलवे द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। रेलवे ने उद्योगों के विकेंद्रीकरण में प्रमुख भूमिका निर्वाह की है, क्योंकि कच्चे माल को रेल आसानी से स्रोतों से उत्पादन केंद्रों तक पहुंचा देती है। रेलवे ने निर्यात को बढ़ावा दिया है। तैयार माल को बड़ी मात्रा में
रेल सस्ती दरों पर बंदरगाहों तक पहुंचाती है। कृषि उपजों के विकास में रेलों का उल्लेखनीय योगदान है। रेलों ने अतिरिक्त उत्पादन को सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाने का कार्य किया है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक उर्वरक, उत्तम बीज, आवश्यक यंत्र आदि रेल के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। वस्तुओं के उत्पादन व वितरण को सुगम बनाकर रेलवे ने व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से प्रोत्साहित किया है। अकाल व बाढ़ या किसी आपदा के समय राहत सामग्री को तत्काल रेलों के द्वारा ही पहुंचाया जा सकता है। रेल परिवहन की समस्याएं। बहुत से रेल यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतया समाप्त नहीं हुई। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को हानि उठानी पड़ती है। पाइपलाइन। इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस, क्षेत्र में उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में करते हैं। पाइपलाइन परिवहन ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में बदलकर पाइपलाइनों के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत तो अधिक होती है, लेकिन इसको चलाने के लिए लागत बहुत ही कम लगती है। सामानों के परिवहन में देरी तथा हानियां इसमें न के बराबर होती हैं। भारत के कुछ प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क इस प्रकार हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर, उत्तर प्रदेश तक। गुजरात में सलाया से बीरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब के जालंधर तक। देश की सबसे बड़ी 1220 किमी गैस पाइपलाइन गुजरात के हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से निकलती है। जल परिवहन। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी और स्थूल वस्तुओं के संचालन के लिए अनुकूल होता है। परिवहन के अलग अलग साधनों में जल परिवहन अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जल परिवहन के निम्न महत्वपूर्ण बिंदु। जल परिवहन रेलवे सड़क परिवहन की अपेक्षाकृत एक सस्ता साधन है। यदि देखा जाए परिवहन के अन्य साधनों रेल परिवहन और सड़क परिवहन के समान इसमें परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। जल परिवहन के लिए सस्ती जल शक्ति अथवा भाप द्वारा चालित शक्ति की आवश्यकता होती है। पानी के बहाव की ओर जलयानों के संचालन में बहुत कम शक्ति प्रयोग की जाती है। रेल या सड़क यातायात की साधनों की तुलना में जलयान की सामान लाने व ले जाने की क्षमता अधिक होती है। भारी वस्तुओं के लिए उपयुक्त जैसे कोयला, पत्थर, लकड़ी, खनिज तेल, धातुएं, मशीन आदि के लिए जलयान उपयुक्त साधन है। पृथ्वी पर उपस्थित ऐसे क्षेत्र जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और घने वनों से घिरे होते हैं, उन क्षेत्रों में नदियों की उपस्थिति के कारण परिवहन के सभी कार्य जलयानों के माध्यम से किए जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी जल परिवहन वायु तथा रेल परिवहन और सड़क परिवहन की अपेक्षा कम जोखिमपूर्ण है। विदेशी व्यापार का सर्वोपरि साधन। जल परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। भारत का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है।
प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। भारत का तटीय विस्तार 7,517 किमी है। जल परिवहन के लिए उपयुक्त है। इसका समुद्र तटीय क्षेत्र विशाल होने के कारण यहाँ जल परिवहन की अपार संभावनाएं हैं। सड़क, रेल तथा वायु यातायात की तुलना में जल यातायात के साधनों में कम पूंजी की जरूरत पड़ती है। आंतरिक जल परिवहन भारत में अंततः स्थलीय नौ संचालन जल मार्ग 14,500 किमी लंबा है। इनमें केवल 5,685 किमी मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा किया जाता है। यह परिवहन नदियों, नहरों, झीलों के द्वारा होता है। आंतरिक जल परिवहन को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित कर निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। जल मार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज के बीच गंगा जल मार्ग 1620 किमी लंबा है। यह सबसे लंबा जल मार्ग है। जल मार्ग संख्या 2 सारिया व धुवरी के मध्य 891 किमी लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग है। जल मार्ग संख्या 3 केरल में पश्चिम तटीय नहर जिसकी लंबाई 205 किमी तक है। जल मार्ग संख्या 4 काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी की विशेष विस्तार जिसकी लंबाई 1078 किलोमीटर है। जल मार्ग संख्या 5 मातई नदी, महानदी के डेल्टा, चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नगर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार जिसकी लंबाई 588 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 6 बराक नदी के जल मार्ग को लखीमपुर, असम से भांगा, करीमागंज, असम के बीच भाया सिलचर, असम अगला राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यह जल मार्ग 121 किलोमीटर लंबा है। समुद्री परिवहन भारतीय तटों पर स्थित प्रमुख पत्तनों द्वारा देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित होता है। देश की मुख्य भूमि 7,516.6 किमी लंबी तटरेखा पर 12 बड़े और 187 मध्यम और छोटे बंदरगाह स्थित हैं। कुछ बंदरगाह निम्नलिखित हैं। कांडला स्वतंत्रता प्राप्त के बाद देश का विभाजन होने के साथ ही कराची पत्तन की कमी को पूरा करने के लिए गुजरात के कच्छ प्रांत में कांडला पत्तन को विकसित किया गया। यह एक ज्वारी बंदरगाह है। मुंबई देश का सबसे बृहत्तम पत्तन है। यहाँ से भारत का समुद्री व्यापार सबसे अधिक है। मुंबई पत्तन के अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए ठीक इसके सामने एक और पत्तन विकसित किया गया जिसका नाम नावासेवा JL नेहरू पत्तन है। मार्मागोवा राज्य में स्थित पत्तन लौह अयस्क के निर्यात के लिए देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। न्यू मंगलौर कर्नाटक राज्य में स्थित मंगलौर पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए प्रमुख है। कोच्चि केरल राज्य में स्थित कुछ पत्तन एक लैगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय है। तुतिकोरिन तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। श्रीलंका, मालदीव तथा भारत के तटीय प्रदेशों तक भिन्न वस्तुओं के व्यापार से संबंधित है। चेन्नई तमिलनाडु राज्य में स्थित बंदरगाह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। व्यापार और लदे सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद दूसरा स्थान रखता है। विशाखापत्तनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह पत्तन मुख्यतः लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया है। पारादीप ओडिशा में यह
मुख्यतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहत व समृद्ध पृष्ठभूमि की सेवाएं प्रदान करता है। हल्दिया कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए हल्दिया को सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया। वायु परिवहन। वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों, पर्वत, मरुस्थल, घने जंगलों, लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। 1953 में वायु परिवहन को राष्ट्रीयकरण किया गया। इंडियन एयरलाइंस एयर तथा कई निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रिया में तथा हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। वायु परिवहन परिवहन का तीव्रगामी साधन है। परिवहन के अन्य साधनों रेलवे, सड़क की तरह परिवहन पथ का निर्माण नहीं करना पड़ता, अर्थात इसमें रास्ता बनाने के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ता। विभिन्न भौगोलिक बाधाओं जैसे रेगिस्तान, समुद्र, बर्फीले प्रदेश, नदियाँ आदि से वायुयान मुक्त होते हैं, क्योंकि वायुयान का परिवहन पथ आकाश होता है। कृषि फसलों में बीमारियों के फैलने पर वायुयानों के द्वारा कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर फसलों को बचाया जा सकता है। वनों में लगने वाले आग या दावा नल को भी वायुयानों के माध्यम से बुझाया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, बाढ़, अकाल के समय वायुयानों की सहायता से तत्काल सहायता कार्य किया जा सकता है। वायुयानों का अपना सामरिक महत्व है। युद्ध की स्थिति में सैनिकों को तत्काल राहत पहुंचाई जा सकती है। इसी के साथ आपका परिवहन, भारत में परिवहन के साधन के बारे में विस्तृत फोकस हो चुका है। अब हम लोग कल संचार सेवाओं के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।